हेलो एवरीवन। टारगेट जेईई मेन 2021 में रिवीजन सीरीज में मैं संदीप कानोडिया अब आपके लिए लेकर के आया हूं जीओसी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पूरा खत्म कर चुके हैं और अब हम ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहला जीओसी, फिर आइसोमेरिज्म, फिर हाइड्रोकार्बन, इस तरह से हम ऑर्गेनिक की तरफ मूव करते जाएंगे। जल्दी ही हम इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े हुए हैं, आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी कम से कम समय में इसको पूरा करते हैं। आइए शुरू करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। हमारा केमिस्ट्री का आखिरी पार्ट शुरू हो रहा है, खुश हो जाइए। आइए देखो क्या कहता है जीओसी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करते हैं हमेशा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट का आपसे रिक्वेस्ट हमेशा ही रहता है। हाँ जी, बॉन्ड फिजन, जब बॉन्ड टूटता है तो दो प्रकार से बॉन्ड टूटता है, होमोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्ट्रॉन तो उसे होमोलिसिस कहते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, हीट से, इससे होमोलिसिस होता है। पोलर सॉल्वेंट में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, किसी एक तरफ आयन की एक एटम की तरफ, तो उससे कैटायन और अनायन बनते हैं, उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये जो रेडिकल कैटायन अनायन आपको दिख रहे हैं, इन्हें इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो पूरा का पूरा रिएक्शन जो होता है वो इन इंटरमीडिएट्स पर डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। हम जीओसी जो पढ़ रहे हैं उसका मेन उद्देश्य इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होता है। बस क्लियर कि इन इंटरमीडिएट कैसे स्टेबल होंगे। तो रिएक्शन की रेट बताएंगे हम इसमें। अगर हम कार्बोकटाइन की बात करें तो कार्बोकटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 3 CH बॉन्ड प्लेनर होता है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री का कार्बोकटाइन होता है। कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसमें 0 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। अगर आप फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसमें भी 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3 बिल्कुल कार्बोकटाइन की तरह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कार्बन फ्री रेडिकल। उसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में जो कैटायन अनायन है उनका स्टेबिलिटी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। एक्चुअली चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। स्टेबिलिटी कैटायन अनायन रेडिकल जो भी हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी के तो मेरे भाई आपका की एटम है, मान लो ये ए है, ये ए आपका की एटम है, इसके साथ जो ग्रुप लगा है ये ग्रुप इस पर कुछ इफेक्ट डालता है, या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाता है या तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाता है, दोनों में से कोई एक चीज बढ़ाता है। तो अगर ये कैटायन था और ये इलेक्ट्रॉन डोनर था तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन डोनर कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर ये नेगेटिव था, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नेगेटिव को और नेगेटिव मिल गया, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी घट गई। क्लियर। अगर ये मान लो पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो और पॉजिटिव बढ़ गया, स्टेबिलिटी घट गई। अगर ये नेगेटिव था, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन खींच लिए, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी घट गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है इस की एटम और इस ग्रुप के बीच में। और ये 4 प्रकार से हम देखते हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक या रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो चार्ज का इंडक्शन, एक तरह से कार्बन का चेन पे कोई ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है, मान लो Cn, तो Cn का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप करेगा, ये पॉजिटिव इससे खींचेगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, समय के साथ, दूरी के साथ ये घटता जाता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घटता जाता है दूरी के साथ। इंडक्टिव इफेक्ट का पावर जो होता है कम होता जाता है। सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन जो होता है उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। दिस इज परमानेंट इफेक्ट, हमेशा लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला स्पीशीज लगा हुआ है तो वो -I कहते हैं इसे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लगा है तो इसे +I कहते हैं। -I के कारण इस कार्बन चेन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, +I के कारण कार्बन चेन पर नेगेटिव चार्ज। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन देना, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। पावर की बात करोगे अगर आप, तो पावर की बात करोगे 3 डिग्री का कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 3 CH3 जुड़े होंगे उसके ऊपर +I वाले, और
अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करोगे, कार्बन आयन की बात करोगे, तो उसके ऊपर कार्बन चेन का जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। इस नेगेटिव को तीन तीन ग्रुप अगर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी। 3 डिग्री का कार्बन आयन इसलिए कम स्टेबल होता है। क्लियर? उसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है मेरे पास मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस की बदौलत मेसोमेरिक होता है। बेंजीन का रिंग पर अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस से बेंजीन का रिंग और उस ग्रुप के बीच में चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाए तो उसे मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अगर उस ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे प्लस एम कहते हैं। अगर उस ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे माइनस एम इफेक्ट कहा जाता है। प्लस एम इलेक्ट्रॉन पर डेंसिटी बढ़ाता है, माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में घटा देता है। दिस इज मेसोमेरिक। परमानेंट इफेक्ट होता है। उसके बाद रेजोनेंस। रेजोनेंस तो सिंपल है, डबल सिंगल डबल इस तरह से हो, डबल तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस ये ले लो, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पर प्लस, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पर रेडिकल। तो ये सब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकेलाइजेशन रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस से ही मेसोमेरिक बना है। रेजोनेंस एनर्जी, resonance energy, the difference in the energy between the hybrid and the most stable canonical structure is called resonance energy. उसके बाद बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा H डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। सिग्मा पाई डीलोकेलाइजेशन होता है यहाँ, इसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज के साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कार्बन आयन और फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। जितने ज्यादा अल्फा H उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस H इफेक्ट और प्लस H के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हाइपर कॉन्जुगेशन से बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जैसे ऐसा है, यहां पर CH3 था मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। इस पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बनाएंगे, इस पर इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। डाइपोल मोमेंट, यस पोलैरिटी क्रिएट हो जाता है, डाइपोल मोमेंट अराइज हो जाता है। कार्बन आयन टर्सरी ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी प्राइमरी से। ये छोटा सा एक ओवरव्यू था जीओसी का। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाते हैं। सबसे पहला मेरे पास प्रश्न है कि मोस्ट बेसिक कौन होगा? मेरे भाई बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, बेसिक स्ट्रेंथ that is directly proportional to availability of lone pair से देखा जाता है। availability of lone pair जितना ज्यादा होगा, availability of lone pair जितना ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है। सबसे पहले बात करी गई है एसिटिलिनाइड की। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का, NHCOMe। तो आप देख पा रहे हैं ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। बेंजाइल एमीन कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, बेंजाइल एमीन कुछ इस प्रकार का होता है। पैरा नाइट्रो एनिलिन कुछ इस प्रकार से होता है, नाइट्रो एनिलिन कुछ इस प्रकार से होता है। और एनिलिन बेंजीन का रिंग पे NH2 जुड़ा हुआ है, दिस इज एनिलिन। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यह भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यह भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यहाँ सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई बेंजाइल अमीन जो होगा वो मोस्ट बेसिक होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स in aqueous solution which one has the smallest pKb value? pKb सबसे कम किसका होगा ये आपसे पूछा गया है। जो pKb होता है that is inversely proportional of basic strength। pKb बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जिसका pKb ज्यादा होगा उसका Ka कम होगा, क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ pKb उसका Kb कम होगा। नेगेटिव लॉग ऑफ Kb pKb के बराबर होता है।
तो Kb कम होना मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम होना और Pkb का ज्यादा होना। आपसे पूछा गया कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच वन हैज द स्मॉलेस्ट Pkb। Pkb कम होना मतलब मोस्ट बेसिक कौन है, आपसे ये पूछा गया है। इनमें से मोस्ट बेसिक की अगर आप बात करो तो एमीन्स हैं ये, और एमीन्स के केस में हम जानते हैं, एक की पॉइंट दे रहा हूं, CH3 अगर जुड़ा हुआ है तो 213 इस तरह से करते हैं, 213 2 डिग्री एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, 2 डिग्री एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, ये तो आ गया। अगला प्रश्न है मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर कि अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट। मेरे भाई जब किसी एटम के सारे सराउंडिंग एक जैसे हो जाएं, सारे की पॉइंट दे रहा हूं आपको, सारे सराउंडिंग एक जैसे हो जाएं तो वो नॉन पोलर होता है, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। CCl4 लोएस्ट डाइपोल मोमेंट वाला होगा, जीरो डाइपोल मोमेंट। अगला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सोल्यूबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। मेरे भाई सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 में वही सोल्यूबल हो पाएगा, NaHCO3 में वही सोल्यूबल हो पाएगा जिसका बेसिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होगा, जिसका Ka H2CO3 से ज्यादा होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो H2CO3 के एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होता है। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा H2CO3 से वही सोल्यूबल हो पाएगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, इस कारण से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो कम एसिडिक स्ट्रेंथ होने के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट में सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सोडियम बाइकार्बोनेट में सोल्यूबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द कंपाउंड इन द पॉजिटिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन विद द लेसाने सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ये बनता है Fe4FeCN6 का होल थ्राइस, ये बनता है लेसाने टेस्ट में। अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर मैं मूव करूं तो ये कहता है कि जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 कुड बी फॉर ओपन चेन। मेरे भाई इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होगा, इसका DU जो आता है वो 1 आता है, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डाइयोल में 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, यहां पर 1 भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। डाइकीटोन में भी 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, परंतु कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है। दैट्स व्हाई ये जनरल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर के लिए हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ मैं आ गया हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के, जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण HCl सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और HOCl सबसे कम एसिडिक होगा। अगली बात की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर मूव करें हम, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो होता है वो इज लेस सोल्यूबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटा। पैरा और मेटा से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल कम सोल्यूबल होता है। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। आप देख पा रहे हैं इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। दो एटम्स के बीच में अगर इसमें खुद में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें खुद में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहां पर ये जो इंटरेक्शन है मेरे भाई, ये इंटरेक्शन कहलाएगा वैन डर वाल फोर्स। ये इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वैन डर वाल फोर्स। पैरानाइट्रोफिनोल और मेटानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो सोल्यूबल होता है वाटर से सोल्यूबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ अगर कर पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। दैट्स व्हाई ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, वाटर के साथ ये वैन डर वाल फोर्स का ही निर्माण करेगा। क्लियर? दैट्स व्हाई इसका सोल्यूबिलिटी जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इसका कारण है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता, इसका सोल्यूबिलिटी कम हो जाता है। आगे अगर देखें, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन। अगला प्रश्न, 9वें प्रश्न की तरफ मैं आ चुका हूं। 9वां प्रश्न कह रहा है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इन गैसियस स्टेट। मेरे भाई 3 डिग्री का जो एमीन होता है गैसियस स्टेट में,
गैसीय स्टेट में 3 डिग्री का अमीन जो होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और उसका कारण है उसको 3 तरफ से प्लस आई मिल रहा है, 3 तरफ से प्लस आई मिल रहा है। यहां पर लोन पेयर अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, 3 to 1 इज द राइट आंसर। ये वाला होगा फोर्थ वाला गैसीय स्टेट में। एक्वा सॉल्यूशन में पूछा जाए तो 213 वाला आपको की पॉइंट बता दिया, कुछ ना बोले तो भी वो एक्वा सॉल्यूशन ही पूछना चाह रहा है, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया कि गैसीय स्टेट में बताइए, तो गैसीय स्टेट में ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज कायरल। ट्विस्ट बोट कायरल होता है क्योंकि ट्विस्ट बोट इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है ट्विस्ट बोट। आप इसमें चाह करके भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगा पाएंगे, मुड़ा हुआ घुमा हुआ रहता है, आप काट नहीं सकते। ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, और बीच से ऐसे मुड़ा हुआ है, ये कटेगा नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता ट्विस्ट बोट में। दैट्स व्हाई ट्विस्ट बोट जो होता है वो कायरल होता है, वो कायरल होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ट्विस्ट बोट इज द कायरल। और इसी के साथ हमने जीओसी भी खत्म कर लिया। जो हमने जीओसी ऑर्गेनिक शुरू करी, तो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जीओसी हमने खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आइसोमेरिज्म की तरफ मूव करेंगे, देन उसके बाद ऑर्गेनिक आगे जो चैप्टर्स हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच।